नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये टोटल बेस करता है आपके हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर रखा है। ये बात करने जा रहे हैं हम सेकंड पार्ट की, ठीक है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जाके देखिए। बाकी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट और चीज़ों को समझते हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, सारी चीज़ों को हम समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट टॉपिक जो अपना हुआ था, जो हमने समझा था दुर्ग के बारे में, विशाल स्नानागार के बारे में, ये सब चीज़ हमने किया था। अब हम समझने वाले हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या लिखा है कि सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, ठीक है, किस प्रकार किया जाता है। समझिए, सामाजिक का मतलब होता है समाज में, विभिन्नता का मतलब होता है वैरायटी, जो भेदभाव होती है, ठीक है, वो किस तरीके से अवलोकन किया जाता है, यानी कि जाना जाता है। आखिर किस तरीके से ये पता लग सकता है कि ये, मान लीजिए अपना समाज है और इस समाज में अमीर बंदा है और गरीब बंदा है, ठीक है, अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति। हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है? क्योंकि देखिए, उस समय कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो हमें बता पाएगा सारी चीज़ें। तो हमें किसके द्वारा पता लगेगी? वस्तुओं के द्वारा पता लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा हमें ये पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में अमीर भी व्यक्ति थे, गरीब भी व्यक्ति थे, मिडिल क्लास भी थे। ये कौन कौन से तरीके हैं उसका हम पता करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, ठीक है। एक जिक्र किया गया है समाधान, जिसके माध्यम से ये पता लगता है कि समाज में वैरायटी थी, और दूसरा पता लगता है विलासिता की वस्तुएं, ठीक है। कैसे पता लगता है? विलासिता की वस्तुओं से पता लगता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, समाधान को क्या बोलते हैं? एक तरीके से कब्रिस्तान, कब्रों को जब खोदा गया तो उसमें क्या मिलता है? उसमें इस तरीके की वस्तुएं मिलती हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जिसको इसमें दफनाया गया है और उसके पीछे सारी वस्तुएं देखने को मिली हैं। अब जब ये खोदा गया तो विभिन्न टाइप्स के कब्रों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिली। तो इससे ये समझ में आया कि हो सकता है कि जो अमीर व्यक्ति हों वो अपने जो उनके जो परिजन मरते थे उनमें वो अच्छी वस्तुएं डालते होंगे, और जो गरीब व्यक्ति हो वो नॉर्मल वस्तुएं ही डालते होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे अमीर है कि गरीब है। देखिए क्या लिखा है समाधान में। कभी कभी तो समाधान का गर्त यानी कि बनावट, कई बार ऐसा होता है कि कब्रों का जो बनावट है वो अलग तरीके से होता था। अमीर अलग तरीके से गड्ढे खुदवाता था, उसमें प्लास्टर वगैरह करवा के सारी चीज़ करता था, और गरीब अलग तरीके से करता था, ठीक है। तो कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी, भिन्न होती थी। दूसरा क्या लिखा है कि कब्रों में मृदभांड एवं आभूषण मिले हैं। क्या मिले हैं? मृदभांड और आभूषण। देखिए, इस प्रकार की वस्तुएं देखने को मिली है, ठीक है। अब हर एक कब्रों का इमेज तो लग नहीं सकता, लेकिन जो है वो आपके सामने रखा गया है। आगे कहीं कहीं तांबे के दर्पण भी देखने को मिले हैं, और इससे क्या पता लगता है? सामाजिक विभिन्नता का पता लगता है, ठीक है। देखिए, विलासिता की वस्तुओं की खोज। यहाँ पे देखिए, विलासिता की वस्तु हम किसको कहते हैं? विलासिता की वस्तुओं को हम कहते हैं ऐसी वस्तुएं जो दुर्लभ होती है और महंगी होती है। देखिए, हमारे समाज में अगर विलासिता की वस्तुओं की बात किया जाए तो दुर्लभ वस्तु कौन से हो गए? जैसे मान लीजिए हीरा। क्या समाज में सबके पास है क्या हीरा? नहीं है। सोना चांदी जो होता है वो लमसम देखा जाता है कि हर एक घर में होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो विलासिता की वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो कि दुर्लभ होती है, और या फिर आप ये कह सकते हो कि कीमती होती है। और इससे भी ये पता लगता है कि हाँ, समाज में, जिस समाज में ऐसी वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा हो, वो समझिए समाज में सारे व्यक्ति अमीर थे, और उसमें अगर कम होते हैं तो इससे हमें ये पता लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके पास इन सब चीज़ों की कमी थी। देखिए क्या लिखा है, विलासिता की वस्तुओं की खोज, और ये सामाजिक विभिन्नता की पहचान की दूसरी विधि है, ठीक है। पुरातात्विक विशेष तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं को वर्गीकृत कर देते हैं, यानी कि वो वस्तुएं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं उन वस्तुओं को अलग कैटेगराइज कर देते हैं, और वो वस्तुएं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते हैं बल्कि कोई ओकेजन पड़ जाता है उनमें जो यूज़ करते हैं उसको अलग, उसी को विलास की वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा की उपयोग की जो वस्तुएं होती है, जैसे सुइयाँ हो गया, ठीक है, चकिया हो गया, मृदभांड हो गया, सुइयाँ हो गया, झावा हो गया, ये सारी वो वस्तुएं होती है जो रोज़मर्रा की जीवन में यूज होती है, ठीक है। और ऐसी वस्तुएं जो कि दुर्लभ होती है, ठीक है, और तथा मूल्यवान वस्तुएं होती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, फेयांस हो गया, ये सारी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो इजीली किसी समाज में जल्दी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और मिलती भी तो बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या है? दुर्लभ है, और साथ ही साथ क्या है? मूल्यवान है, ठीक है। अब जैसे आप देखिए, लोहा की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए लोहे का रेट क्या होता है? हद से 25 रुपया, 30 रुपया, ठीक है।
लेकिन सोने चांदी का रेट आप देखिए कितना हाई फाई होता है ना, उस तरीके से। तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन इतिहासकार दो तरीके से करते हैं, एक समाधान की बनावटों को देखकर किए थे और दूसरा है वहां की विलासिता की वस्तुओं को भी देखकर किया गया था। समझ में आ गई चीजें। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे शिल्पकार के बारे में कुछ चीजें लिखी है कि जो शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो देखिए शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हमें कैसे मिलती है, ठीक है। शिल्प उत्पादन के विषय में देखा जाए तो शिल्प कार्यों में मनके बनाना, ठीक है, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मुहरे बनाना, ठीक है, बाट बनाना इत्यादि चीज़ें शामिल है। चौंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट आदि ऐसे जगह है जहाँ पे शिल्प उत्पादन हुआ करता था, ठीक है। शिल्प उत्पादन के लिए केवल स्थानीय माल यानी कि सिर्फ वहीं का ही सामान प्रयोग नहीं होता था, बल्कि इसके लिए कई सारे सामानों को विदेशों से भी मंगाना पड़ता था। देखिए क्या लिखा है, इसके लिए पत्थर, अच्छी लकड़ी तथा धातु, कच्चे माल बाहर से भी मंगवाने पड़ते थे शिल्प उत्पादन के लिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है कि ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। तो देखिए कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या है, हमेशा ही ऐसा होता है कि मान लीजिए ये व्यक्ति है, कुछ सामान बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये कल की डेट में यहाँ से छोड़ के चले गए, ठीक है। हड़प्पा में भी तो ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जिसके द्वारा वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पर जो कटी फटी जो चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे कूड़ा करकट है, जो इससे रिलेटेड जो वस्तुएं होती है वो तो वहीं देखने को मिलेगी ना, और उससे ही पता लग पाएगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइकिल की दुकान है तो वहाँ पे साइकिल बहुत सारी रहेगी, ठीक है, वहाँ पे साइकिल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक ट्यूशन सेंटर है तो वहाँ पे डेस्क बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एक स्कूल है तो वहाँ पे बहुत सारे, है ना, बोर्ड देखने को मिलेंगे, डेस्क देखने को मिलेंगे, पुस्तकें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही तो जब सामानों को हटाया जाएगा तभी तो इतिहासकार देखेंगे कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें होती होंगी, है ना। ऐसे पहचान करते हैं ये, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, मनका बनाने की विधि, यानी कि किस तरीके से मनका बनाया जाता था। तो देखिए सबसे पहले देखा जाए तो मनका अलग अलग टाइप से बनाए जाते थे। सबसे पहले कुछ पत्थर होते थे, कौन कौन से, जैसे कार्लिनियन पत्थर हो गया, जैस्पर, क्वार्टज, सलखड़ी पत्थर होते थे। कुछ ऐसे थे जो धातु भी होते थे, जैसे तांबा, कांसा, सोना, है ना, ये धातु हो गए। और इसके साथ साथ शंख हो गया, फ्यांस हो गया, पक्की मिट्टी हो गई, इन सभी चीज़ों से क्या बनाया जाता था, मनका बनाया जाता था। विधियों की अगर बात किया जाए किस तरीके से बनाया जाता था, तो अगर आप कभी गांव विजिट किए होंगे, कभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से ईंट तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से सेम इनका भी प्रोसेस होता था। क्या होता था, सेलखड़ी मुलायम पत्थर, ठीक है, का उपयोग होता था इस चीज़ को बनाने में। इस पत्थर के चूड़ के लेप को साँचे में डालकर अलग अलग प्रकार के मनके बनाए जाते थे। जिस प्रकार से ईंटें तैयार किए जाते हैं ना, उसी प्रकार से इसका भी चूड़ किया जाता था, उसका भी लेप बनाया जाता था और उसको साँचे में डालकर चीज़ों का निर्माण कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मनका बनाने की विधि ये रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब समझते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है। वहां पर जो वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, बची खुची वस्तुएं मिली है, उन्हीं को देखकर आइडिया लगाया गया है कि हाँ यहाँ पे उत्पादन केंद्र हुआ करता था। देखिए क्या लिखा है, वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख या पत्थर को काटा जाता होगा और इन पत्थरों के जो टुकड़े हैं, कूड़े हैं, ठीक है, टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन की जगह पर ही फेंक दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प काम के सबसे बेहतर संकेतों में से एक है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हाँ यहाँ पे उत्पादन होता होगा। समझ में आ गई बातें। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। क्या लिखा है, अगला लिखा है कि माल संबंधी जो नीतियां हैं वो कैसे पता लग पाती है कि हाँ कहाँ से एक सामान आता था, किन किन जगहों से सामान आता था। तो देखिए ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें इस तरीके से पता लगा, मान लीजिए कोई वस्तु देखने को मिल गई, ठीक है, अब वस्तु देखा गया कि हाँ यहाँ पे ये वस्तु मिली है। अब बाहर के जो देश है, ठीक है, वहाँ पर भी देखा गया कि सिमिलर वस्तु वहाँ पर भी है, ठीक है, वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। तो इससे ये आइडिया लगाया जाता है कि हाँ ये वस्तु हो सकता है वहाँ से मंगाई गई हो, ठीक है। ऐसे ही देखिए क्या लिखा है, कई प्रकार के कच्चे माल बाहर के इलाकों से मंगवाए जाते थे। कई प्रकार के ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिससे यह पता लगता है कि व्यापार विदेशों में भी होता था, ठीक है। तांबा अरब देश ओमान से मंगाया जाता था। ओमानी तांबे का जो अंश है यानी कि जो मात्रा है वो हड़प्पा की वस्तुओं में देखा गया है। यानी कि ओमान से जो तांबा मंगाया जाता था, ओमान का जो तांबा है
ओमान से जो बनी वस्तुएं हैं ऐसी वस्तुएं हड़प्पा में भी देखी गई है। इट मीन्स कि ओमान से वस्तु मंगाई जाती थी हड़प्पा में। समझ में आ रही बातें? आगे, एक पात्र हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी के परत चढ़ी हुई है, जो कि कहां से मंगाई गई है? ओमान से मिली हुई है। ठीक है, देखिए इस प्रकार की चीजें ऐसा कहा जाता है कि ओमान से मंगाई गई है। आगे, मेसोपोटामिया से भी वस्तुएं मंगाई जाती थी, ऐसे भी साक्ष्य देखे गए हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से साक्ष्य है जिससे ये पता लगता है कि इन जगहों से व्यापार हुआ करता था। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या लिखा है? मुहरे, लिपि तथा बाट, इनका क्या यूज होता था? तो देखिए, लंबी दूरी के संपर्कों को आरामदायक बनाने के लिए मोहरों तथा मुद्रांकों का प्रयोग किया जाता था। कई बार आप देखते हो कि जो पार्सल होता है, जैसे हम मान लीजिए आज की डेट में कुरियर करना है, तो कुरियर करना होता है तो हम कैसे कुरियर करवाते हैं? हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस पे, वो कहता है कि इसको पूरा पैक करके लाओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरा टेप से अच्छे से एकदम मार मार के एकदम दे देते हैं ताकि उससे कोई छेड़खानी ना करे या फिर जो सामान हो गिरे ना, है ना, वो लेके चले जाते हैं। पहले क्या होता था? स्टैंप लगाए जाते थे। आपने वो मूवी देखी है थ्री इडियट में क्या होता है कि लास्ट में जो राजू होता है उसको चीटिंग करवाने के लिए, है ना, रेंचो दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, पेपर लीक कर देते हैं। ठीक है, तो रात में क्या होता है कि जो सील होता है, सील को तोड़ते हैं और उसमें से पेपर निकाल के फोटोकॉपी करते हैं। करने के बाद उसको फेविकोल लगा के चिपका देते हैं और ये बात वायरस को पता लग जाती है। वो आता है वहाँ पे देखता है कि ये सील टूटा हुआ है, इससे उसको पता लग गया ना कि हाँ चोरी हुई है ना। ऐसे ही सेम पहले जब सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता था तो उस पर सील लगा दिया जाता था और उससे अगर कोई छेड़खानी किसी ने किया तो ये पता लग जाता था कि हाँ भाई छेड़खानी हुई है, ये सेफ नहीं है। तो ऐसा ही होता था कि लंबी दूरी के संपर्कों को आरामदायक बनाने के लिए मोहरों तथा मुद्रांकों का प्रयोग होता था। मोहरों का प्रयोग किसी वस्तु को जब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था तब सील के रूप में किया जाता था। कैसे? सील के रूप में। ठीक है, जिससे अगर कोई व्यक्ति रास्ते में इससे छेड़छाड़ करता है तो वो चीज पता लग पाए, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो नाव के चित्र वाले मुहर भी देखने को मिले हैं। देखिए ऐसे भी मुहर देखने को मिले हैं, दो टाइप्स के मुहर हैं। तो ये हो गया। अब हम समझते हैं लिपि के बारे में। रहस्यमय लिपि क्या है? तो रहस्यमय लिपि वो लिपि है जिसको आज तक पढ़ी नहीं गई है। रहस्यमय लिपि वो कौन सी लिपि है जिसको आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो अब कौन सी लिपि है? जैसा कि आपको पता है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि इस प्रकार की चीजें हैं और ऐसा करके लिपि बनाया गया है। ठीक है, कहीं पान का पत्ता बनाया गया है तो कहीं कुछ बनाया गया है ना, मतलब इस तरीके से कुछ डिजाइनिंग बनाई गई है और इससे ये पता लगता है कि ये लिखा तो गया है कुछ ना कुछ, लेकिन इसके बारे में पता नहीं लग पाया है कि ये आखिर लिखा क्या गया है। समझ में आ रही बात है? ऐसे तो रहस्यमय लिपि वो लिपि है जिसे आज तक पढ़ी नहीं गई है। आमतौर पर हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो कि हो सकता है मालिक का नाम बताती हो या फिर उसके पदवी को दिखाती हो। विद्वानों का यह सुझाव दिया गया है कि इन पर निर्मित जो चित्र है ये अनपढ़ लोगों को संकेत देता है और इसका मतलब बताता है। किसको? अनपढ़ लोगों को। कई बार ऐसा होता है ना कि चित्रों के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो अनपढ़ है वो तो पढ़ पाएगा नहीं, तो वो चीज़ों को देखकर उसको समझेगा कि हाँ इस चीज़ का मतलब ये है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कूड़ेदान पर जो चीज़ें होती हैं वो चित्रों के माध्यम से दिखाई जाती हैं और जो रेड लाइट वगैरह होता है वहाँ पर भी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके माध्यम से दिखाई गई है। ये देखिए अभी इसी लिपि की बात हो रही थी, ये वही लिपि है जिसको आज तक पढ़ी नहीं गई है कि आखिर ये क्या चीज़ लिखी गई है, इसको पढ़ी नहीं गई है। इसकी अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो सबसे पहले क्या है, ये चित्रात्मक लिपि है, चित्रों के माध्यम से दिखाई गई है। दूसरे नंबर पे दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। दाईं से बाईं ओर का मतलब क्या होता है? इधर से लिखी गई है ना, इधर से लिखी जाती है ये। ठीक है, पहले वो लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, फिर ये, इस तरीके से लिखी गई है। आगे चिन्हों की संख्या अगर देखा जाए तो इस प्रकार की जो चिन्ह है लमसम देखने को मिला है 375 से 400 के बीच में देखने को मिला है और ये आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो ये रही इसकी विशेषताएं जो कि पूछी जाती है 2 नंबर में। ठीक है, आगे समझते हैं बाट के बारे में कि बाट क्या है। देखिए यहाँ पे जो अपना 3 टॉपिक था ये वाला, जिसमें हमने मुहरे कवर कर लिया, जिसमें हमने लिपि कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं बाट की। तो बाट देखिए, बाट क्या लिखा है कि बाटों का प्रयोग
मुख्य रूप से वस्तुओं को मतलब वस्तुओं को तोलने के लिए किया जाता था। ये बाट आमतौर पर कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चॉट नामक के पत्थर से बनाए जाते थे। ये किसी भी प्रकार के निशान से रहित होते थे, मतलब घनाकार होते थे। और छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण को तोलने के लिए, मनकों को ठीक है तोलने के लिए किया जाता था। और धातु बने तराजू के पड़ले भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे एक तरीके से समझिए जैसे होता है ना आज के डेट में छोटा तराजू होता है, जिससे हम पहले के डेट में छोटा सा तराजू होता था जिसमें हम क्या बोलते हैं सोने को तौलते हैं। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो इससे और इजी हो गई ये सारी चीज़ें। सामने वाले को भी दिखाई दे देता है, इधर भी दिखाई देता है कि हाँ इतनी है, लेकिन पहले तराजू बट्टा होता था। ऐसे ही वहाँ पर छोटे जो पड़ले होते थे जिससे आभूषण तोले जाते थे, और जो बड़े होते थे उससे हो सकता है अनाज वगैरह तोला जाता हो। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो चीज़ है वो हम बात करते हैं प्राचीन सत्ता की। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो हड़प्पा है, क्या हड़प्पा में राजा थे? ठीक है, क्या हड़प्पा में राजा थे? इस पे देखिए कंफ्यूजन है, हड़प्पा में राजा थे कि नहीं थे। कुछ विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा में राजा थे, कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा में, अब यहाँ पे ये आता है कि हड़प्पा में राजा थे तो कितने थे, एक थे, दो थे कि कितने थे? तो कुछ का मानना है कि हड़प्पा में सिर्फ एक राजा था, क्योंकि हर एक जगह पे एक ही प्रकार की चीज़ें देखने को मिली, एक ही रूल्स रेगुलेशन देखने को मिला है। और कुछ का मानना था कि नहीं, हड़प्पा में एक राजा नहीं बल्कि अन्य राजा थे, बहुत सारे राजा थे, जैसे जितने केंद्र थे उतने ही राजा थे। ठीक है, कुछ का ये भी मानना है। तो इसमें इतिहासकार थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। और कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि हड़प्पा में जो राजा ही नहीं थे, ऐसा भी मानना है, क्योंकि उस टाइप से कोई साक्ष्य भी देखने को नहीं मिला है, कोई सबूत भी देखने को नहीं मिला है। तो देखिए क्या लिखा है, प्राचीन सत्ता। मोहनजोदड़ो में एक प्रसाद की विशाल की भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी गई। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ मिस्टेक है, क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त, ये इसको काट दीजिए। ठीक है, ठीक है, हाँ क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल भवन, एक विशाल भवन देखने को मिला है जिसको क्या नाम दिया गया है, प्रसाद नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, प्रसाद नाम दिया गया है। लेकिन इससे संबंधित कोई भव्य वस्तु देखने को नहीं मिली है। यानी कि एक विशाल भवन तो मिला है जिसको हम प्रसाद कहते हैं, लेकिन उस विशाल भवन में कोई भव्य वस्तुएं या फिर कीमती वस्तुएं देखने को नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, और एवं यह नाम आज भी प्रचलित है, देखने को कई बार ऐसा मिल जाता है। देखिए ये इस प्रकार से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है जो कि पुरोहित राजा कहा जाता था। ठीक है, और ये नाम आज भी देखते हो ना, पुरोहित हम बोलते हैं पंडितों को। ठीक है, ऐसा कई पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, यानी कि वहाँ पे कोई राजा नहीं था। ठीक है, और सभी सामाजिक स्थितियाँ क्या थी, एक जैसी थी। दूसरे पुरातात्विद ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक नहीं बल्कि अनेक शासक थे, जैसे कि हड़प्पा में अलग हो सकते हैं, मोहनजोदड़ो में अलग हो सकते हैं। तो कुछ का मानना है वहाँ पे कोई राजा नहीं थे, कुछ का मानना है वहाँ पे एक नहीं बल्कि अनेक राजा हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत किस तरीके से हुआ। देखिए हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है, एक मूवी भी आई थी जो कि ऋतिक रोशन की थी, उसमें दिखाया गया कि बाढ़ आ गया था जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन एक कारण नहीं हो सकता हड़प्पा सभ्यता के अंत का। ठीक है, तो कुछ इतिहासकारों ने इस पे अपना विवरण दिया है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि हड़प्पा का जो इलाका है उस इलाके से आबादी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, और जो अपना पूरब साइड का इलाका है, जो हरियाणा है, जो अपना उत्तर प्रदेश है, जो पंजाब है, वहाँ की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मतलब हड़प्पा को लोग छोड़कर धीरे धीरे वहाँ से स्विच करने लगे, दूसरे इलाकों में जाना शुरू कर दिए। तो क्या लिखा है, प्रमाणों के मुताबिक 1800 ईसा पूर्व तक अधिकतर विकसित हड़प्पा स्थानों को धीरे धीरे त्याग दिया गया, और इसके साथ साथ गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई नई बस्तियों में जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है, और निम्नलिखित कारण जिसकी वजह से हड़प्पा का विघटन हुआ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि ये वो कारण है जो कि एज्यूम करके बताया गया है कि हाँ ये बात हो सकती है कि इन्हीं की वजह से हड़प्पा का अंत हुआ होगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल श्योर कर लो कि यही कारण है, ये ऐसा
इतिहासकार भी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, जलवायु बदलाव। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है जलवायु में परिवर्तन हो गया हो और इसकी वजह से हड़प्पा के जो लोग हैं वो वहाँ को छोड़कर चले गए हों, ऐसा। दूसरा लिखा है जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई होने लगी हो और इसकी वजह से जो जंगलों के जानवर वो अटैक कर दिए हों गाँव पे और गाँव वाले गाँव छोड़कर चले गए हों, ये भी कारण हो सकता है। बहुत अधिक बाढ़ आ जाना, यानी कि नदियों में बाढ़ आ जाना, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्वाइव करना, रहना बहुत मुश्किल हो गया होगा और लोग उस चीज़ को छोड़कर कहीं और चले गए होंगे। तीसरा लिखा है कि नदियों का सूख जाना या फिर मार्ग बदल लेना। कई बार ऐसा होता है कि नदियाँ जब मार्ग बदल लेती है तो लोगों को पानी लाना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ पानी ही लाना नहीं बल्कि अपने खेतों को सींचना मुश्किल हो जाता है और यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से लोग हड़प्पा को छोड़कर चले गए होंगे। ठीक है, भूमि का बहुत अधिक उपयोग होना, ये भी कारण हो सकता है कि भूमि का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे, जनसंख्या वृद्धि की वजह से भूमि का जब ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर देंगे तो जो फसलों का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, पहले की तुलना में धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और इसी की वजह से हो सकता है कि वहाँ पर जो लोग हैं उस जगह को छोड़कर चले गए होंगे, क्योंकि जो कहते हैं ना बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो सकता है लोग निकल गए होंगे। तो ये चीज़ है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से इस सभ्यता का पतन इन्हीं कारणों से हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। समझ में आ रही बात है कि कुछ चीज़ें तो चलो समझ में आती है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से ये कह दें कि यही कारण है जिसकी वजह से हड़प्पा का अंत हुआ है, वो सही नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा छोड़िए, इतिहास जो है ना, इतिहास जो है वो तथ्यों पर आधारित होता है। किस पे? तथ्य। तथ्य मतलब एक तरीके से सबूत, बातों पर, इन सब चीज़ों पर आधारित होता है। अब एक चीज़ को देखकर आइडिया लगाया जाता है कि ये हो सकता है। देखिए हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। हो सकता है कि हम जो शायद समझ रहे हैं वो सही हो, ये भी हो सकता है कि जो हम समझ रहे हैं वो गलत भी हो। समझ में आ रही बात है? क्योंकि हड़प्पा में हम वस्तुओं को देख के सारी चीज़ों का एज्यूम किए हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। सटीक रूप से वो चीज़ सही हो या प्रॉपर तरीके से वो चीज़ सही हो, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। समझ में आ रही बातें? तो इसी वजह से जितना ज़्यादा हो सकता है सिक्योरिटी ले लेकर सारी चीज़ों को है ना कंपेयर कर करके इतिहास का निर्माण किया गया है। और इस तरीके से हमने हड़प्पा के बारे में समझा कि वहाँ पे किस तरीके से लोग रहते होंगे, विशाल स्नानागार क्या है, राजा थे कि नहीं थे, बाटों का उपयोग किस तरीके से होता था, ठीक है, मोहरों का उपयोग क्यों होता था, ठीक है, इसके साथ साथ अंत कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि जिन्होंने इनकी खोज में बहुत अधिक भूमिका निभाई। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है, ठीक है, किसका है? कनिंघम का। किसका है? कनिंघम का। इनका पूरा नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सबसे पहला अगर देखा जाए मौका इन्हीं को मिला था हड़प्पा को खोजने का, बट ये हड़प्पा को समझने में चूक गए थे और हड़प्पा को नहीं खोजें या फिर उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और इसी को कहते हैं कनिंघम का भ्रम। कनिंघम का भ्रम कई बार 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कनिंघम का भ्रम यही था कि सबसे पहले कनिंघम को हड़प्पा को खोजने का मौका मिला था, बट किसी कारणवश हड़प्पा को ये समझने में चूक जाते हैं, उसके महत्व को समझने में चूक जाते हैं और इसकी वजह से उन्होंने खोज नहीं किया। तो देखिए क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। क्या लिखा है? हड़प्पा के बारे में जितनी भी जानकारियां मिली है वो सब वहाँ के पूरा वस्तुओं के माध्यम से मिली है तथा भौतिक अवशेषों के माध्यम से मिली है। हड़प्पा के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हमने देखी, ये सारी चीज़ वहाँ की वस्तुओं को देख कर हमें आइडिया लिया, या फिर जो भी भौतिक चीज़ें देखने को मिली, जैसे मान लीजिए वहाँ पर इमारतें देखने को मिले, कुएँ हो गए, नाले हो गए, इन सब चीज़ों को देखकर हमने जो आइडिया लगाया, उन सभी चीज़ों के माध्यम से हड़प्पा के बारे में हमने समझा। ठीक है, अब कनिंघम का भ्रम क्या था ये चीज़ समझिए। क्या लिखा है? कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। कई बार इनके बारे में आ जाता है, तो आपको ये लिखना है कि कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक, ठीक है, निर्देशक के रूप में 1870 से लेकर 1885 तक इन्होंने काम किया। कनिंघम की प्रमुख जो रुचि थी वो आरंभिक ऐतिहासिक में थी, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे किन चीज़ों को खोजने में, ऐसी चीज़ें जो कि इस समय घटित हुई हो। 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा के बीच में जितनी भी चीज़ें घटित हुई थी, इसको खोजने में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था, इससे पहले नहीं। और उसके पश्चात के कालों से संबंधित जो तत्व थे उसी को खोजने में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था।
पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी तो मिलती थी और इनमें से कुछ कनिंघम के पास भी पहुंची थी, फिर भी वो उनको जान नहीं पाए कि वस्तु कितनी पुरानी है। कई बार ऐसा भी हुआ कि कनिंघम के पास हड़प्पा से रिलेटेड कई सारी वस्तुएं भी पहुंची, लेकिन कनिंघम ने उन वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया कि ये कहाँ की है, कब की है, इन सब चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से कनिंघम जो है उस चीज़ को खोजे नहीं। क्या लिखा है, एक ब्रिटिश ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी, उन्होंने मुहर पर गौर तो किया किंतु वह उसे दिनांकित करने में असफल हो गए। यानी कि एक ब्रिटिश ने कनिंघम को एक मुहर देता है और कहता है कि आप देखिए ये कब का है, तो ये उसको दिनांकित करने में, मतलब डेट डिसाइड करने में कि ये कब की है, उन चीज़ों को करने में ये असफल हो जाते हैं और यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और हड़प्पा को खोजे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हड़प्पा के महत्व को जानने में ये चूक गए और इस तरीके से इन्होंने हड़प्पा को खोज नहीं किया। ठीक है, आगे अब इस चीज़ का जिम्मा किसने लिया, तो दयाराम साहनी ये व्यक्ति हैं, जैसा कि आप देख सकते हो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और ये हैं राखलदास बनर्जी, इन्होंने मिलकर मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्या लिखा है, दयाराम साहनी जैसे पुरातात्वियों ने कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में हड़प्पा के मुहरों को ढूंढ निकाला और निश्चित तौर पर आरंभिक ऐतिहासिक स्तर पर कहीं अधिक, ठीक है, प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। हड़प्पा सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, इसलिए हड़प्पा का महत्व बढ़ जाता है और इसी के वजह से दयाराम साहनी का भी महत्व बढ़ जाता है कि इन्होंने इस चीज़ की खोज की है। अन्य पुरातात्विक जिनका नाम है राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरें मोहनजोदड़ो में भी ढूंढ निकाली, जिससे अंदाज लगाया गया कि ये दोनों पुरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के हिस्से हैं। यानी कि जब ये दोनों को खोजा गया तो इससे ये पता लगा कि ये जो हड़प्पा है और जो ये मोहनजोदड़ो है ये दोनों एक दूसरे से ही संबंधित हैं। ठीक है, आगे इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के डायरेक्टर जनरल जिनका नाम था जॉन मार्शल ने संसार के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की, जो की थी हड़प्पा सभ्यता। समझ में आ रही बातें, तो घोषणा किसने की, जॉन मार्शल ने की थी। खोजा किसने था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा को, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और ये है आपका लास्ट स्लाइड जिसमें इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। क्या लिखा है, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। अब ऐसा नहीं है कि हड़प्पा में जितनी भी वस्तुएं देखने को मिली देखते गए और समझते गए, देखते गए समझते गए, ऐसा नहीं है। देखिए कभी भी चीज़ों को देखकर तुरंत आइडिया मिल जाए कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, ऐसा नहीं होता है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा में मिली जिसको देखकर इतिहासकार खुद कंफ्यूज हो गए कि ये क्या है, ये रिलेट कर रहा है कि नहीं रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे मान लीजिए ये क्या है, ठीक है, इस पर क्या चीज़ बना हुआ है, ये व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति कौन है, क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो आइडिया लगा कि इनके बारे में बताएं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई सहायता नहीं मिली थी। ठीक है, सबसे पहले चीज़ जो लिपि है, लिपि मतलब जो लिखी गई चीज़ें हैं, जो लिखी जैसे चित्रात्मक लिपि थी ना, इस तरीके से बनाई गई थी, इससे हड़प्पा के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं मिला क्योंकि आज तक ये पढ़ी नहीं गई है। इसी को तो रहस्यमय लिपि कहते हैं। तो हमें हड़प्पा के बारे में आइडिया कहाँ से मिला, वहाँ की वस्तुओं से मिला। ठीक है, तो हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई सहायता नहीं मिली है, अपितु भौतिक प्रमाणों जो कि पुरातात्विदों को हड़प्पाई जीवन को उचित तरह से पुनर्निर्मित करने में मददगार होती है, जैसे वहाँ के मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान। ठीक है, इन सभी चीज़ों से हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली है और वहाँ की जो लिपि है, लिपि से हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। आगे कई सारी वस्तुएं समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट हो गई, जैसे वहाँ के कपड़े नष्ट हो गए, चमड़े, लकड़ी, सरकंडे, ये सब चीज़ें वहाँ पे सड़ गल गए। इसके द्वारा भी कोई हेल्प देखने को नहीं मिली है। तो जो वहाँ की वस्तुएं देखने को मिली है उसी के हिसाब से आइडिया लगाया गया और हड़प्पा को निर्माण मतलब पुनर्निर्माण किया गया। आगे खोजों का वर्गीकरण, यानी कि जो वहाँ पे जो चीज़ें मिली उसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, जैसे पत्थरों को अलग कर दिया गया, जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत, इन सब चीज़ों को अलग कर दिया गया। जो उपयोगी वस्तुएं थी जैसे मनके, चकिया, पत्थर, पात्र, इन सब चीज़ों को अलग कर दिया गया। मूर्ति, कब्र, नाले, ठीक है, इसके अलावा पूरा स्थल, भट्ठी, इन सब चीज़ों को अलग अलग करके इनके बारे में पूरा राय मशवरा किया गया क्या है और ये किस काम आता होगा, और इन्हीं सभी चीज़ों को वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद आइडिया लगाया गया।
और व्याख्या करने की समस्या में आया है, क्या लिखा है कि मोहरों पर दर्शाए गए चित्र आभूषण से लदी हुई नारी को मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। देखिए ये जो है ना, इनको मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, मातृ देवी, ठीक है। एक मूर्ति जिसे एक हाथ, ठीक है, घुटने पर रखकर बैठा हुआ दर्शाया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक है जो घुटने पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि पुरोहित राजाओं को भी इसी तरह वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इन्हीं को देखकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ के जो राजा हैं कुछ इस तरीके से बैठते होंगे। पहले राजा महाराजा कैसे बैठते थे, सीट पे बैठ गए और एक जो घुटना है उस पर हाथ रखते थे, है ना, इस तरीके से खड़े होते थे, तो इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए पक्की मिट्टी तथा खिलौने गाड़ी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है। इससे भी देख के ये आइडिया लगाया गया है कि जब खिलौना वहाँ पे ये चीज़ें मिल गई है तो हो सकता है कि वहाँ पे जो लोग हैं इस प्रकार से रथों में जाते होंगे, खासकर महाराज वगैरह, ठीक है। इसके साथ साथ बैलगाड़ी का भी उपयोग होता होगा। इन सभी चीज़ों को देख के एक प्रकार से आइडिया लगाते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए कुछ मोहरे हैं तथा लिंग है, मतलब शिवलिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि हड़प्पा में देखने को मिली है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, सारी चीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन करवाया। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से, ताकि जो चीज़ें हैं वो रिवाइज हो पाए, ठीक है। ओवरव्यू में देखिए सबसे पहले हमने आज क्या किया, सबसे पहले आज हमने देखा जाए तो सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, हमने समझा कि समाज में अमीर कौन है, गरीब कौन है, कैसे पता लगाया, तो कब्रों के माध्यम से तथा वहाँ की जो वस्तुएं हैं उनको देखकर। दूसरा हमने शिल्प उत्पादन देखा कि कहाँ कहाँ से होता था, किन किन जगहों से क्या क्या चीज़ें मंगाई जाती थी। मनके बनाने की विधि क्या होती है ये हमने देखा। केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है, तो वहाँ की वस्तुओं को देखकर। माल संबंधी नीतियाँ, कहाँ कहाँ से सामान मंगाए जाते थे। मुहरे क्या होती थी, मुहरे जो हमने अभी देखा कि सील लगाया जाता था ताकि उससे छेड़खानी ना हो पाए। रहस्यमय लिपि, वो लिपि जिसको पढ़ा नहीं गया, ये लिपि इसको पढ़ा नहीं गया, इसकी विशेषताएं देखी हमने। बाट देखा जिसकी वजह से चीज़ों को तोला जाता था। प्राचीन सत्ता हमने देखी तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे मिली है। विशाल भवन मिला है जिसको हमने प्रसाद की संज्ञा दी है, लेकिन वहाँ से रिलेटेड कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ पे कई राजा थे, कुछ का मानना है वहाँ पे कोई राजा ही नहीं थे, ठीक है। सभ्यता का अंत हमने देखा, जैसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, इससे आदि आ जाना। कनिंघम के बारे में हमने जाना कि कनिंघम कौन थे, इन्होंने सबसे पहले मौका मिला लेकिन ये खोजे नहीं। आगे दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी ने खोजा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और चीज़ों का वर्गीकरण, व्याख्या की समस्या हमने देख लिया कि कौन कौन सी समस्याएं आती है चीज़ों की व्याख्या करने में। आई होप तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, और आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपको कहा गया है कि अगर आप YouTube से हटकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे ऐप से जुड़िए, वहाँ पे आपको स्टडी करवाई जाएगी, अच्छे तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी आपको लेना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मैसेज कीजिए, बात कीजिए, सारी चीज़ों को समझिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय।